बीजेपी को चुनौती तो बाद की बात है, लेकिन चुनाव में हार की बेचैनी होने लगी है और ये बेचैनी बीजेपी नेताओं के बयानों और भाषणों में साफ देखी जा सकती है। इसलिए यहाँ चुनौती की बात मैं पहले कर रहा था। हार की, और खासकर जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हार जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, और ये जो बेचैनी है वो उनके बयानों में और भाषणों में साफ देखी जा सकती है। अभी तो एक ऐसे फैसले की खबर आई है जिसे सुनकर लग रहा है कि बीजेपी चुनावों में अपना कमल नहीं खिला पाएगी। इसका एहसास उसे हो गया है, तो अब वो संसद के कर्मियों को कमल की वर्दी पहनाकर अपने अरमान पूरा करना चाहती है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन यानी 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर पूजा करने के बाद नए संसद भवन में कामकाज शुरू होगा और इस विशेष सत्र के दौरान संसद भवन के कर्मचारी भी नई ड्रेस में नजर आएंगे। नई ड्रेस में कमल के फूल और खाकी रंग को खास तवज्जो दी गई है। संसद में मार्शल अब मणिपुरी पगड़ी पहने नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इसे NIFT यानी कि निफ्ट ने तैयार किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड टेक्नोलॉजी, इसने तैयार किया है। लेकिन सवाल यही है दोस्तों कि आखिर संसद भवन के कर्मियों की वर्दी बदली क्यों गई है? क्या देश में वर्दी में बदलाव में जरूरी कई और इससे भी जरूरी कोई और काम है क्या? नहीं है। हमारे आपके लिए मुद्दों की प्राथमिकताएं कुछ और होंगी, जैसे हमें महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के माहौल में बदलाव चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वर्दी बदलने में लगी हुई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक पिछले एक साल में शाकाहारी थाली हिंदुस्तान में 24% और मांसाहारी थाली जो है वो 13% तक महंगी हो गई है। बीच में किस तरह टमाटर और प्याज ने रुलाया है, इसके भुक्तभोगी आप और हम दोनों हैं। मगर मोदी जी का काम शायद खाली गिलास में भरी हवा से ही चल जाता है। महंगाई पर उनकी चिंता नजर नहीं आती, बल्कि G20 में तो उन्होंने महंगे भोजन के साथ सोने चांदी के बर्तनों में मेहमानों को शाही दावत दी। वो भले खुद को फकीर कहें, लेकिन उनका झोला कहीं नजर नहीं आता है। हर बार राजसी ठाठ दिखते हैं और ये ठाठ बाट सत्ता के कारण बना रहे, इसका इंतजाम करने में मोदी जी लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के और अपने मंत्रियों को जो बातें, जो नसीहत दी थी, इसका माकूल जवाब दें। वो कह रहे थे कि सनातन धर्म के बारे में अब आप लोग खूब इसका माकूल जवाब दीजिए, इसका खूब प्रचार कीजिए। उनके मंत्री अब उनके इस फरमान को पूरा करने में लग गए हैं। सही सुन रहे हैं आप। एक के बाद एक मंत्रियों, सांसदों, नेताओं के जहरीले बयान अब आ रहे हैं। पहले जरा इन्हें इस बयान को सुन लेते हैं, फिर बताता हूं कि ये साहब हैं कौन और ये ताल्लुक कहां से रखते हैं, तमाम चीजें पहले सुनिए। सब हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने, चाहे वो महाराजा सूरजमल होंगे, चाहे वीर दुर्गादास होंगे या महाराणा प्रताप है, हम सबको उनकी सौगंध उठा करके खड़े होना पड़ेगा कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनको उखाड़ करके फेंक दें और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली, शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। तो सुना आपने दोस्तों, हिंसा का सरेआम आह्वान करने वाले ये साहब जो हैं, ये हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जुबान खींचना, आंख निकालना, ये सारे मध्ययुगीन बर्बर तरीके हैं दोस्तों। मोदी के मंत्री उस तरीके की पैरवी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि साहब का आदेश है, फरमान है। जब मंत्री जी बोल गए तो बीजेपी अध्यक्ष पीछे क्यों रहे? जेपी नड्डा तो इसका संबंध सीधे सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इंडिया से जोड़ रहे हैं। जेपी नड्डा ने एक्स पर यानी ट्विटर पर पोस्ट डाली है और उसमें लिखा है कि INDIA यानी इंडिया, पूरा इंडिया नहीं लिख रहे हैं, INDIA गठबंधन की मुंबई बैठक के 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आना, फिर प्रियंक खड़गे का सनातन पर आघात और आज DMK के मंत्री द्वारा ये स्वीकार करना कि INDIA गठबंधन का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में किया गया था, ये सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बेचारे बीजेपी के नेता इंडिया बोलना नहीं चाहते दोस्तों, इसीलिए स्पेलिंग लिख रहे हैं। इंडिया की स्पेलिंग किसी न किसी वजह से उन्हें बोलनी पड़ रही है।
खैर, जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला किया और इधर रविशंकर प्रसाद ने भी इसी तरह सनातन धर्म को इंडिया गठबंधन से जोड़ते हुए कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हिंदू आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है और हम इसे घर घर तक पहुंचाएंगे। आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि सोनिया गांधी ने सनातन पर अब तक कुछ भी नहीं कहा है, कुछ कहा ही नहीं है, लेकिन जानबूझकर उनका नाम बीजेपी ले रही है ताकि लोगों तक गलत संदेश जाए। भोपाल की बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर भला क्यों पीछे रहे? उन्होंने तो बाकायदा सनातन के विरोधियों को श्राप ही दे दिया है कि उन्हें एड्स और कुष्ठ रोग हो जाए। तो माहौल जो है दोस्तों पूरा ध्रुवीकरण का बना दिया गया है। और उधर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि सोनिया जी, आपने एजेंडा सेट कर दिया है। क्या बीजेपी अभी तक एजेंडे की तलाश में थी? आप याद कीजिए, हम पिछले दिनों लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी एजेंडा सेट नहीं कर पा रही है। तो क्या अब उदयनिधि स्टालिन ने एजेंडा सेट कर दिया है? हम यहां सोनिया गांधी ने एजेंडा सेट किया ये नहीं कह सकते, लेकिन रविशंकर प्रसाद पता नहीं सोनिया गांधी का नाम कहां से ला रहे हैं। केरोसिन यानी कि इस जो एजेंडा सेट करने की बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का माहौल एक बना दिया गया है। और जब ध्रुवीकरण का माहौल बनाया गया है और उसमें भी हिंदुत्व की बात होगी तो ये माना जा सकता है कि केरोसिन फैलाया जा रहा है और बस चिंगारी लगाने की देर है। केरोसिन की बात राहुल गांधी ने कही थी, याद है ना आपको? अगर याद नहीं है तो आइए सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे। रविशंकर प्रसाद की बातें आपको हमने आपके सामने अपनी जुबानी पहुंचा ही दी है। राहुल गांधी, हिंदुस्तान में केरोसिन कैसे फैलाया गया है, सुनिए। We are sitting on a powder keg, right? We are sitting on a India that is primed, right? We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka, right? India is not in a good place. The BJP has spread kerosene all over the country. You need one spark and we'll be in big trouble. And so I think that's also the responsibility of the opposition, the Congress, that bring people together, bring the communities together, bring the states together, bring the religions together and say, listen, we need to cool this temperature down, because if this temperature doesn't cool down, things can go wrong. तो सुन रहे थे आप, बहुत गंभीर बात यहां राहुल गांधी आज नहीं 3 महीना पहले इंग्लैंड में कह के आए थे। और उसके बाद आप देखिए कि क्या स्थिति है। केरोसिन छिड़क दी गई है और एक चिंगारी, एक स्पार्क की बस देर है। और ये जो स्पार्क है उससे यूनाइट होने की ज़रूरत है ताकि ये स्पार्क जो है वो ना यहाँ, यानी कि एक चिंगारी यहाँ ना भड़क उठे। तो दोस्तों, ये जो चिंगारी लगने भर की देर है, राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या ये सनातन के मुद्दे को इस हिसाब से लाकर उस चिंगारी को भड़काने की कोशिश हो रही है? खैर, अभी सनातन के मुद्दे को अगले साल राम मंदिर के उद्घाटन तक खींचा जाएगा दोस्तों, ये तय मानिए। और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने शौर्य यात्राएं निकालने का ऐलान भी कर दिया है। खबर है कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल 30 सितंबर, बिल्कुल इसी महीने 30 सितंबर से 14 नवंबर तक, लगभग 2 महीने, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर, 1.5 महीने मान लीजिए, 14 नवंबर तक, 30 सितंबर से 14 नवंबर तक शौर्य जागरण यात्रा निकालेंगे विश्व हिंदू परिषद वाले। विश्व हिंदू परिषद ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शौर्य यात्राएं हिंदू समाज को जागृत करने, शहीदों को श्रद्धांजलि देने, सुनिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीवन और परिवार में हिंदू मूल्यों को मजबूत करने के लिए निकाली जाती हैं। शौर्य यात्राएं क्यों निकाली जा रही हैं बता रहे हैं।
ये यात्रा किसी के खिलाफ या चुनौती देने के लिए नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले। शहीदों को श्रद्धांजलि देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद किन लोगों को शहीद कह रहा है यहां पे, और हिंदू समाज को जागृत करने से उसका क्या मतलब है। विश्व हिंदू परिषद के हिसाब से ये हिंदू जागकर आखिर ऐसा क्या करेंगे कि धर्म की रक्षा होगी। मतलब साफ है कि ये सब चुनावों में हिंदुत्व के कार्ड को फिर से फेंट कर खेलने की कवायद है। राम मंदिर तो बन ही रहा है और अब मंदिर वही बनाएंगे का नारा किसी काम नहीं रहा, और ना अब रथ यात्रा निकालने का मतलब है, तो अब शौर्य यात्रा और सनातन को मुद्दा बनाया जा रहा है। इधर पाकिस्तान का मुद्दा भी फिर से लाया जा रहा है। पूर्व सेना प्रमुख और अभी बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने राजस्थान में कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके का कुछ समय बाद अपने आप भारत में विलय हो जाएगा। सुन लीजिए आप, कुछ समय बाद अपने आप पीओके का भारत में विलय हो जाएगा। पिछले चुनाव के वक्त पुलवामा ने बीजेपी को सहारा दे दिया, इस बार पीओके का मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। तो एक तरफ सनातन, हिंदुत्व, शौर्य यात्रा, पीओके, ये तमाम बातें हैं दोस्तों। आइए आज न्यूज़ पॉइंट में चर्चा करेंगे कि किस तरह देश को संभालने में नाकाम मोदी और उनकी सरकार एक बार फिर हिंदुत्व के नाम पर दलदल फैला रही है और ताकि बीजेपी का कमल खिल सके। लेकिन क्या जनता इस दलदल में अपने पैर धंसाएगी? सवाल है दोस्तों कि क्या जनता इस दलदल में अपने पैर धंसाएगी या इंडिया का हाथ थामकर देश में सत्ता बदल देगी? सवाल बहुत बड़ा है और शायद वाजिब भी है। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश, और जो हम लिख रहे हैं कि चुनाव से पहले एक खतरनाक खेल की तैयारी में बीजेपी, ये तमाम मुद्दे आपके